आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में बात होगी धामी का बजट और जनता की राय को लेकर। और उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद जल्द ही विधानसभा का सत्र होना है। धामी सरकार साल 2022 से 23 के बजट की तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं जनता के तंत्र यानी कि लोकतंत्र में आम जनता के सुझाव बेहद अहम होते हैं और इसी के मद्देनजर धामी सरकार आगामी बजट में आम जनता के सुझाव को शामिल करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बजट पूर्व संवाद के कार्यक्रम रखे गए। और बीते 16 मई को नैनीताल में कुमाऊं का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई सेक्टर्स के लोगों को बुलाकर उनके सुझाव लिए। तो वहीं 19 मई को गढ़वाल मंडल का बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आम जनता के लिए आम जनता के बजट में सुझाव ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर वो सक्रिय तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही देहरादून स्थित आरटीओ दफ्तर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों पर गाज गिराई। आरटीओ के मुख्य अधिकारी दिनेश चंद्र पठोई को बर्खास्त किया। हालांकि सीएम धामी राज्य में आमजन की मन की बात जानना चाहते हैं और आम जनता के क्या सुझाव होंगे, किस तरह ये सुझाव इस सत्र में उपयोगी होंगे, इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर। लोकतंत्र का असली मतलब ही जनता का तंत्र है और इस सूबे के मुखिया खुद को इस जनता का सेवक बताता रहा है। बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, जिन्होंने आगामी सत्र में बजट के लिए आम जनता के सुझाव को जगह देने की पहल की है। हाल ही में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कुमाऊं मंडल के लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हुए कई लोगों से आगामी बजट के लिए सुझाव मांगे। में सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल भी, सब चीज़ ही महंगी हो रखी है। तो वो क्या कहेगी आम जनता? यही कहेगी महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, मैम सभी चीज़ों पर होना चाहिए जो ज़्यादा हो रखी है फिलहाल। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, स्टडी के हाँ जी, फीस भी बहुत बढ़ा रहे हैं आजकल, सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। और किचन की अगर बात, हाँ जी, किचन के सामान भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, सभी चीज़ें महंगी हो रही है। आम जनता के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा, आपको तो पता ही है। हमारा सुझाव देने का कुछ फायदा तो है नहीं, समझ रहे हैं ना आप? वो तो एक बस फॉर्मेलिटी है जो उन्हें पूरी करनी है। फिर भी आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव नहीं देना चाहेंगे आम जनता के लिए। आम आदमी तो देखो इस टाइम बिल्कुल मरा हुआ है, उसको तो रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बेचारा अगर कुछ छोटा मोटा काम भी करता है तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं। 19 मई को मुख्यमंत्री आवास में शाम 4 बजे गढ़वाल मंडल के बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गढ़वाल मंडल के नगर निगम के मेयर और प्रतिनिधि समूहों के सदस्यों की अपेक्षाएं एवं सुझावों पर वार्ता होगी। हमारी सामान्य जनता का बजट हो, उस बजट में सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे जो है परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघ में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है इस सेक्टर को। और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए। उत्तराखंड के बजट 2022 से 2023 के निर्माण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार एक संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित रूप से सरकारें जनता की सेवा के लिए होती हैं और हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित सरकार है। और हमने जो हमारा दृष्टिपत्र था जब चुनाव से पहले, उसमें भी जनता की राय ली थी और जो जनता ने जो सवाल किए थे, जनता की जो समस्याएं थी, जनता की जो मांगे थी, उनमें से बहुत सारी चीज़ों को, अधिकांश चीज़ों को हमने अपने दृष्टिपत्र में शामिल किया। निश्चित रूप से सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है जिसके माध्यम से हमने राय ली है और कल भी
उस ऐप के माध्यम से लोग अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से जुड़कर जनता के साथ और जनता के लिए काम करने की जद्दोजहद में लगे हैं। तो वहीं आम जनता सुझाव में महंगाई को कम करते हुए प्रदेश में रोजगार की आयाम स्थापित करने के सुझाव दे रही है, ताकि महंगाई के दौर में आम जनता का जीवन सरल बन सके। तो वहीं विपक्ष मुख्यमंत्री धामी की इस पहल को हवाई बताते हुए कह रहा है कि लगातार सीएम धामी जनता दरबार लगाते हैं, जनता से संवाद स्थापित करते हैं, लेकिन जो सुझाव आते हैं उनमें से अब तक कितने सुझाव अपनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। 2017 का आप दृष्टि पत्र उठा के देख लीजिए और 2022 का, तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो 17 में किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए और 22 के दृष्टि पत्र में भी वही उन्होंने डालने का कार्य किया है। देखिए, आम बजट जो होगा उत्तराखंड का, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण उसमें होना ये चाहिए कि आप महंगाई पे किस तरीके से अंकुश लगाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश में जो युवा बेरोजगार हैं और जो है आज के करीब 7,77,000 ये जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहां पे पंजीकृत बेरोजगार हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करेगी ये भी सरकार को बताना होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप महंगाई के लिए कुछ करेंगे, बेरोजगारी के लिए कुछ करेंगे, और जिस तरीके से 4 धाम यात्रा में अव्यवस्था फैली हुई है उन अव्यवस्थाओं को भी अगर दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी जनता से राय मांगते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। विपक्ष चंपावत चुनाव से पहले ऐसे काम को चुनावी स्टंट बताता रहा है। अब बजट में जनता की राय सीएम धामी के लिए कितनी मुफीद साबित होती है, यह देखने वाली बात है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से खास बातचीत होगी और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे साथ में विजय गोयल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और संगीता शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं, यूकेडी के नेता हैं, और कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी इस चर्चा में। विजय गोयल जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। विजय जी, आप बताइए, आप जनता से सुझाव मांग रहे हैं। अभी आपने रिपोर्ट अगर ध्यान से देखी होगी तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई वो एक ही थी कि महंगाई को मिटाइए, और हम भी आपको ये सुझाव दे रहे हैं क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के सुनते हैं और जनता की आप तक पहुंचाना हमारा काम है। क्या आप इस पर ध्यान देंगे या फिर सिर्फ चुनावी स्टंट जैसा कि विपक्ष कह रहा है वो नजर आता है? जवाब लेंगे विजय जी। विजय जी, आपकी पहले तो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन एक और मेहमान जुड़ गए, उनका भी परिचय करा देते हैं। सूरज सिंह नेगी साहब अभी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी विजय जी, बोलिए आप। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी विजय जी, आपकी पूरी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रखिए। जी नमस्कार, मैं विनय गोयल हूँ। माफ कीजिएगा विनय जी। जी देखिए, हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें कि यूक्रेन और जो रशिया की जो लड़ाई चल रही है उसके कारण से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय प्रभावित हुई है। और जो यूरोपीय देशों द्वारा विभिन्न सैंक्शंस लगाए गए हैं उसके कारण से अनेकों देशों ने अपने जो नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए हैं, उसका प्रभाव दुनिया के लगभग सभी देशों पर पड़ा है। हाँ। और अगर हम अपने अन्य पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां तो दिवालिया होने तक की नौबत आ गई। लेकिन हमारे देश के कुशल नेतृत्व का ये परिणाम है कि हमने सारी चीजों को, सारी वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। किसी चीज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे भी मुकाबला करने का काम हमारी सरकार कर रही है और बहुत शीघ्र आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और निश्चित रूप से महंगाई पर भी लगाम लगेगी। पिछले जो अनेकों लंबा समय गया है उसमें मुद्रास्फीति की दर सामान्यतः कंट्रोल में रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले आपको आज का डॉलर रेट पता है विनय जी? आपको आज का डॉलर रेट पता है क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ 85 दिन हो गए हैं आज यूक्रेन और जो उसकी रशिया की लड़ाई को लड़ते हुए, और थपलियाल जी बैठे हैं
सत्याल जी बहुत विद्वान आदमी है, वो जानते हैं कि जब इस प्रकार का युद्ध चलता है तो उससे पूरे दुनिया पर प्रभाव पड़ता है और सारी दुनिया की नीतियां प्रभावित होती हैं। कहीं से हमारा ऑयल का इंपोर्ट प्रभावित हो रहा है, कहीं से इडेबल ऑयल का इंपोर्ट प्रभावित हो रहा है, कहीं से हमारे आयरन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जल्दी ही मुझे लगता है कि हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आप विजय तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बड़ी हास्यास्पद आज आपने एक बात कही है विनय जी, अगर मैं उस विषय पर जाऊंगी तो पूरी तरह से डिबेट का जो मुद्दा है ना वो भटक जाएगा। और वो ये थी कि आप दूसरे देशों से आज कंपेयर कर रहे थे, जबकि आप जब चुनाव प्रचार में चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं ना कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम इसके दाम कम कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, तब आप पता है किसकी बात कहते हैं? आप सिर्फ कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तो ऐसा था और हमारे शासनकाल में ऐसा हो जाएगा। आज आपको ये जरूरत आ पड़ी कि आप विदेशों से, दूसरे देशों से आप कंपेयर कर रहे हैं। अब आप देश की बात नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगाई सबसे चरम स्तर पर फिलहाल नजर आ रही है। आप विदेशी मुद्रा की बात कर रहे थे, डॉलर रेट मैंने आपसे पूछा, आपके पास जवाब नहीं था। खैर विनय जी, एक तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए, बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आज हम इस चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। अगर अभी यूपी में कोई महत्वपूर्ण घटना हो जाएगी तो आप इस डिबेट को छोड़कर यूपी की चर्चा प्रारंभ कर देंगे, जो कि स्वाभाविक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर एक व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ता है, वो चाहे आप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, चाहे किसी भी दल की सरकारें हो। तो जो देश में जो परिस्थितियां हैं या तात्कालिक परिस्थितियां जो कहीं भी उत्पन्न होती हैं, उसके कारण से सभी को निर्णय लेने पड़ते हैं। और आज कोई भी देश इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो विश्व में जो ये दो देशों में युद्ध चल रहा है उसके कारण से। विनय जी, आप जो पेट्रोल सबसे महंगा भारत देश में बेचते हैं ना, ये पेट्रोल अगर आपको इतना ही महंगा लग रहा है तो आप बाहर के देशों को बेच क्यों रहे हैं? आप कच्चा तेल बेच क्यों रहे हैं? ताकि आपको पैसे हो जाएं, लेकिन बाकी की जनता पर महंगाई की जो मार पड़ रही है आपको नजर नहीं आती। मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस पर जाएंगे ना तो डिबेट का मुद्दा पूरा भटक जाएगा। मैं महंगाई पर विस्तार से बातचीत बिल्कुल नहीं, हम टॉपिक लेकर बैठे, हमने अपने दर्शकों को टॉपिक बताकर बुलाया है। ऐसा नहीं है ना कि हम अपनी डिबेट का एक मुद्दा कहीं और लेकर चले जाएं। लेकिन देखिए विनय जी, जनता परेशान है महंगाई से और हम कह रहे हैं, आपने सुझाव मांगने का काम शुरू किया, इसलिए हमने भी एक मजबूत सुझाव आपको दिया। और मुझे लगता है कि अगर इस सुझाव का आप पूरी तरह से निस्तारण करते हैं ना तो जनता आपको अपने सिरमौर पर पहले भी बिठा चुकी है और फिर क्या कहने होंगे। जनता तो हमें आशीर्वाद दे रही है, वही तो मैं कह रही हूँ कि आपको पहले ही आशीर्वाद दिए हुए हैं, फिर लेकिन क्या कहने हो जाएंगे, जो अब त्रस्त है वो भी नहीं होगी। सूरज सिंह नेगी साहब के पास चलते, कांग्रेस प्रवक्ता है। सूरज साहब, आपका भी स्वागत है। सूरज जी, अभी आपने विनय जी को सुना, विनय जी कह रहे थे कि देशों में जो लड़ाई हो गई, रशिया और यूक्रेन के युद्ध का असर महंगाई पर देखने को मिल रहा है। ये जनता से सुझाव ले रहे हैं। एक तरफ इनको लगता है कि हम सुझाव लेंगे बजट से पहले तो जनता के सुझाव सामने आएंगे, मुख्यमंत्री का कहना है कि सुझाव काफी अहम होते हैं। दूसरी ओर विपक्ष यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चंपावत उपचुनाव को इम्पैक्ट डालने के लिए किया गया है। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर कर रही है बीजेपी ऐसा? नेगी साहब, आप अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अलग अलग होते हैं इनके, और ये तो इनका बहाना मात्र है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। आप ये देखिए कि आज भी 2014 से पहले जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम थे उनसे भी कम है आज की तारीख। तो उस समय जो पेट्रोल और डीजल था, उस समय उसको कंट्रोल करने का काम किया गया। और आज भी अगर सरकार चाहे महंगाई को घटाना चाहिए तो पेट्रोल और डीजल पे जो सेस ले रही है, वो एक्साइज ड्यूटी जो ले रही है, उसको सरकार कम कर सकती है, उस पे महंगाई पे नियंत्रण लगाने का काम कर सकती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार रह गई है। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है इनको। और बहाने ये कुछ भी बनाए, परंतु इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में नाकाम है। लोगों की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में जो है सफल सरकार नहीं रही है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे दिन नहीं दिला पाई है। ठीक है विनय जी, अभी तो आपने बोला है, बाकी के मेहमान है उनको भी जोड़ने दीजिए, उसके बाद आपके पास हम आएंगे, आपसे हम जरूर जवाब लेंगे क्योंकि
सूरज सिंह नेगी जी ने एक बात कही है, मैं केवल उसका एक 20 सेकंड का जवाब दे रहा अभी हूं। बाकी के प्रवक्ता भी बात ही कहेंगे, मुझे पता है वो बीजेपी को घेरेंगे और फिर आप हर बार बोलेंगे तो वक्त सबको कम मिलेगा। खैर बोल लीजिए, अब आप आपके पास आ गए जल्दी से, उसके बाद थपलियाल साहब। मेरा कहना ये है हाँ। कि अगर ये पंजाब का, अगर राजस्थान का और महाराष्ट्र की सरकारों का टैक्स देख लें, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी सरकार जहां इनकी चल रही है वहां सबसे ज्यादा टैक्स है और एक नया टैक्स पैसे का इन्होंने कम नहीं किया। लेकिन विनय जी, थालियां चिल्ला चिल्ला कर महंगाई पर कौन बैठा था धरने पर? आज वो बिल्कुल चुप नजर आती हैं। अभी महंगाई डायन वाला गाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी तो यही कहती थी कि वो पहले डायन थी, अभी डार्लिंग हो गई है ना? तो फिर आपकी पार्टी के लोग, अभी रामदेव बाबा को जवाब नहीं आते महंगाई पर, स्मृति ईरानी जी कहाँ है? नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और सब लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश की जो गौरव गाथा लिखी जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मेरा केवल निवेदन इतना मात्र है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गौरव गाथा देश की लिखी जाए, ये हर एक व्यक्ति चाहता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस में भी जो देशभक्त हैं वो जरूर चाहते हैं कि भारत देश की गौरव गाथा लिखी जाए, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ महंगाई से परेशान जो है वो बहुत नजर आ रही है। बेरोजगारी, इन सारी समस्याएं हैं। आप सुझाव मांग रहे हैं बजट को लेकर, लेकिन बजट जब बढ़ाएंगे तभी तो महंगाई कम होगी ना। खैर, यूकेडी से थपलियाल साहब है, उनको जोड़ लेते हैं। थपलियाल साहब, अभी आपने सुना और मुस्कुरा रहे थे आप जब विनय जी बोल रहे थे, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सुझाव मांगे गए हैं, कुछ सुझाव हो अगर यूकेडी के पास भी तो बीजेपी को दे दीजिए। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है कि बजट के ऊपर जनता के व्यू मांगे जा रहे हैं। आज दिन तक कभी भी केंद्र सरकार जब बजट बनाती है वो जनता से बजट सुझाव नहीं लेती। ये तो इतना गंभीर सब्जेक्ट है कि अच्छों की समझ में नहीं आता कि बजट बनाना क्या है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आज बजट को समझने में नाकाम है। उसको वो नॉलेज नहीं है जो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को था। आज उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और जो पेट्रोल के दाम, देखिए आप बच्चों वाली बातों पे आ गए हम, ये कह के कि पुराना राज्य, जनता समझती है कि तुमने, अगर तुम इतने ईमानदार थे तो पेट्रोल पे तुमने जीएसटी क्यों नहीं लगाई? अगर तुम पेट्रोल पे जीएसटी लगाते तो किसी भी राज्य की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने दाम वसूलता, लेकिन नहीं किया तुमने। हमेशा केंद्र ने कभी भी राज्यों की तरफ उंगली नहीं उठाई। आज दिन तक इतिहास गवाह है, पहली बार राज्यों की तरफ उंगली उठा रहे बेचारे राज्य जो त्राहिमाम त्राहिमाम कर खून के आंसू रो रहे हैं। उनको टाइम पे जीएसटी नहीं मिल रही है। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इतने बड़े विजनरी व्यक्तित्व हैं कि 46 विधायक इस राज्य की जनता ने दिए और उन 46 में एक ऐसा लायक नहीं है जो मुख्यमंत्री की तरह हो। इसलिए हारे हुए विधायक को फिर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और ऐसा विधायक जो पहली उसमें आया चुनाव से पहले, उस समय उसने पहले क्या किया? पर संपत्तियों का बंटवारा किया। जी मैंने पर संपत्ति नहीं, बिल्कुल थपलियाल साहब आप ठीक बातें कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सुझाव दें। आज का जो हमारा मुद्दा है ना, वो सुझाव मांगे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप कोई सुझाव दें बीजेपी को। बजट पे मैं बीजेपी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जनता एक बच्चा का रूप होती है। उससे इतनी गंभीर, बाप भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलता बेटा मेरे पास 5,000 रुपए की तनख्वाह रखी है, जरा सुझाव देना। बाप जानता है कि मेरी औकात क्या है। इस राज्य की सरकार जानती है कि मैं कर्ज लेकर अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहा हूँ। मेरे कर्मचारी यहाँ पे उपलब्ध के माध्यम से 5,000, 10,000, 15,000 रुपए की तनख्वाह पे मजबूर है जीवन जीने के लिए, क्योंकि मैंने स्थायी भर्तियां नहीं की। ये सरकारें जानती हैं। ये हमने जनता को नंगा फूका चौराहे पे खड़ा कर दिया है। हम रोजगार नहीं दिला पा रहे, हम शिक्षा नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हम मेडिकल नहीं दे पा रहे हैं, हम और तो और जो पर्यटन एक रीढ़ की हड्डी है इस राज्य की, उस पर्यटन की व्यवस्थाओं को भी हम दुरुस्त करके नहीं दे पा रहे हैं। और वो एक यंग मुख्यमंत्री है, उछल कूद मचा रहा है और इस उछल कूद के तहत वो ये नहीं जानता कि मैं क्या कर गया। पहला चुनाव जीतते ही सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा, और ये नहीं मालूम कि यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य के उससे बाहर है। राज्य नहीं ला सकता यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक कमेटी बनाई, उसको ढक्कन लगा दिया। और उसके बाद दूसरी उछल कूद में मचा कि भाई मैं
अरे तुम जानते हो कि महंगाई लोगों की सांसें रोक रहा है और हाँ। तुम उसमें बजट पे सुझाव लोगे। बच्चे क्या सुझाव देंगे अपने बाप को और उस नंगे फूके बाप को जिसकी कमाई नहीं, उन्होंने जनता से सुझाव मांगा है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि जनता की बात सुनी जाए और उस पर काम हो, हम वो चीजें लेकर आए, तो इसमें क्या बुराई आपको लग रही है? मैं बोलता हूं कि बजट पे जनता सुझाव नहीं दे पाती, क्योंकि मैं बोला ना कि बाप की इनकम 1 लाख है। वो अगर पूछे कि हाँ नहीं, तो यानी थप जाते नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। बिग ड्रामा उछल कूद बिना बात की जनता को धोखे में डालना है, धोखे में। मैं इनको बद्रीनाथ केदारनाथ से भी डर लग रहा कि भोली वाली देवता तुल्य जनता को ऐसा धोखा दे रहा है। ठीक है तपलाल साहब, अभी जवाब लेंगे इस पर। हम बीजेपी से विनय गोयल जी जुड़े हुए हैं, उनसे फिलहाल आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। संगीता जी, आम आदमी पार्टी के पास कोई सुझाव है बीजेपी को देने के लिए? क्योंकि उत्तराखंड की जनता के हितों की बात तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, अभी सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो दे दीजिए। देखिए गरिमा जी, जो उत्तराखंड है वो इस समय 80,000 करोड़ के कर्ज में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो धामी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है और जो बजट उसको बनाना चाहिए, तो जो उत्तराखंड है वो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। तो यहाँ के जो अपने संसाधन हैं उनसे राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। और इस चुनौती को लेकर के अगर बीजेपी की सरकार चलेगी और उस पर काम करेगी, तो कहीं ना कहीं जब राजस्व बढ़ेगा तो वो उत्तराखंड के हित में होगा और जो बजट आएगा उसमें कार्य जो है वो अच्छे से विकास के लिए हो पाएंगे। दूसरी चीज कि उन्होंने सुझाव मांगे, अच्छी पहल है, लेकिन क्या उस पर काम किया जाएगा बखूबी, या फिर ये भी एक चुनावी एजेंडे के रूप में होगा? अगर ये केवल एक चुनावी एजेंडे के रूप में बन करके रह जाता है और इस पर काम नहीं होता है, तो ये उपचुनाव के लिए एक पैरवी है उनकी, उपचुनाव के लिए एक उनका स्टंट है, जिस तरह से वो जनता को लुभाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इस पर काम होता है और बजट एक सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ता है, तो उत्तराखंड के विकास की राजनीति हो। ठीक है, उत्तराखंड के विकास के लिए आपको लगता है कि बेहतर है। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। आपने सुना अभी सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं को, बीजेपी को भी आपने सुना। बीजेपी से विनय गोयल जी आज कह रहे हैं कि महंगाई इसलिए हो गई क्योंकि दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी। खैर, उस पर महंगाई एक अलग मुद्दा, लेकिन हमने यही सुझाव दिया विनय जी को कि भाई महंगाई कम कर दीजिए, जनता बहुत परेशान है, अपने बजट में कुछ ऐसा लाइए कि महंगाई कम हो जाए। मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल महंगाई और बेरोजगारी है, जिसका निपटारा बीजेपी को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है? और ये जो सुझाव वाला स्ट्रैटेजी अभी शुरू हुई है, ये हम स्ट्रैटेजी कह लें या फिर वाकई में पुष्कर सिंह धामी को लग रहा है कि जनता के सुझाव चाहिए? है क्या आखिर इसके पीछे की सच्चाई? देखिए गरिमा, ये अच्छी बात है कि हम सरकार से सवाल पूछें, लेकिन सरकार की हर योजनाओं पर सवाल खड़े करना, और वो भी शुरुआती दौर में, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर सरकार कोई शुरुआत कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पीछे प्रदेश की जनता होगी, क्योंकि वही जनता ने उसको चुन करके भेजा है। और सरकार को यह हमेशा उसके जहन में रहती है ये बातें कि उसे आगे भी चुनाव लड़ना है, आगे भी शासन सत्ता पर आना लौटना है। तो ये इस तरह से चीजें करना, मैं समझता हूँ कि, और क्योंकि इस तरह की डिबेट्स जो होती हैं, जनता इनको देखती है और जनता के बीच में विमर्श खड़ा होता है, तो हमें थोड़ा सा सोच समझ करके बातों को कहना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन और सरकार के बीच में, जनता और सरकार के बीच में आपसी समन्वय बना रहे, है ना। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए, वरना फिर लोकतंत्र की सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हाँ। जहां तक बजट की बात है गरिमा, तो मैं इसको एक अच्छी पहल मानता हूं, और इसको अच्छी पहल मानने के मेरे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि देखिए, हमें समझना होगा कि बजट क्या है। बजट को अगर हम आसान भाषा में कहें तो बजट एक योजना है, एक प्लानिंग होती है कि सरकार के पास जो जनता का पैसा है उसको कैसे खर्च किया जाए, किस दिशा में खर्च किया जाए, ताकि सरकार की आय बढ़े, जनता की आय बढ़े, जनता राज्य में विकास हो, निर्माण कार्य हों, और जनता के लिए जो उपयोगी
योजनाएं हैं उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तो ये एक योजना होती है उस पैसे को खर्च करने की कि किस दिशा में कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य में कितना करना है, शिक्षा में कितना करना है, निर्माण के क्षेत्र में कितना करना है, कृषि के क्षेत्र में कितना करना है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। तो ये एक अच्छी पहल, मैं उस दिशा में इसको देखता हूँ। दूसरा बड़ा कारण मैं इसको अच्छा कारण मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है धामी सरकार की। इससे सरकार और जनता के बीच में एक संवाद स्थापित होगा। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को हमने चुन करके भेज दिया है वो ब्रह्मांड ज्ञानी हैं, उन्हें सब कुछ पता है। समाज के बीच में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं। सभी लोग चुनाव नहीं लड़ते, सभी लोग राजनीति में नहीं आते हैं, सभी लोग मंत्री नहीं बनते, सभी लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है या उनको जानकारियां नहीं है। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। तो जब ये लोग आगे आकर के किसी विषय पर अपनी बात रखते हैं तो उसके पीछे उनके कई तर्क होते हैं, उनका एक गहन अध्ययन होता है। और वो अगर अध्ययन जनहित में निकल करके आता है तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इससे जनता के साथ जो सरकार का संवाद स्थापित होगा, लोकतंत्र के लिए ये एक स्वस्थ पहल है। मैं इसको इस दिशा में देखता हूँ। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये बेहतरीन कदम है। देखिए, आपने एक पॉजिटिव नजरिए के साथ में उनके इस पहल को देखा है, लेकिन हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस अच्छे नजरिए के साथ अगर इन्होंने इसकी शुरुआत की है तो उसका अच्छा आउटकम भी जनता के बीच पहुंचे, क्योंकि जनता अच्छे दिनों का इंतजार आज भी कर रही है। खैर, देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबां केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विस्तार से बात कर रहे हैं क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने जनता के सुझाव आम बजट को लेकर मांगे हैं और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी लगातार मौजूद हैं। विनय गोयल जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। विनय जी, अभी आपने सुना कुलदीप जी का कहना है कि भाई अच्छी पहल है, मान लेते हैं सरकार ने शुरुआत की है, तो शुरुआत में किसी चीज को गलत बोलना ठीक नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम भी नहीं चाहते कि ये चीज गलत निकले। हम चाहते हैं कि आपने जो अच्छे दिनों का वादा किया था वो जरूर पूरा हो। लेकिन देखिए, सवाल ये उठता है ना कि जनता जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। हम वही आप तक पहुंचाते हैं, वही सवाल आपसे करते हैं जो असल में जनता चाहती है। और जनता ने, आपने रिपोर्ट देखी होगी तो जितनी भी बाइट्स आज हमारे दर्शकों की लगी हुई थी वो सिर्फ यही कह रहे थे कि हम यही सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि भाई महंगाई कम कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त वो इसी से है। आप बताइए, सुझाव तो ठीक है, लेकिन आपकी ओर से क्या लगता है कि बजट में सबसे अहम किस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि जनता जो है वो खुश रह सके? नहीं, देखिए, हम नेशनल चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति मुझे और आपको मिलाकर ये नहीं चाहेगा कि महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई मेरा, चाहे को पैनलिस्ट हो या कोई जनता के बीच का आदमी, क्या कोई एक चीज, मैं चुनौती के साथ ये बात कह रहा हूं कि क्या कोई एक चीज ऐसी बता सकता है जिसने कि, क्योंकि ये बजट आ रहा है प्रदेश सरकार का, प्रदेश सरकार का बजट है, कि प्रदेश सरकार के बजट के कारण से अभी कोई महंगाई बढ़ने वाली है या महंगाई बढ़ रही हो तो बता दीजिए। हमारी सरकारों ने पिछले साल का भी बजट मुझे याद है, एक नए पैसे का कोई नया कर नहीं लगाया था।
उल्टा सुविधाएं दी थी। और मुझे आगे भी बजट से ऐसी ही उम्मीद है कि सरकार कुछ न कुछ सुविधात्मक कदम उठाएगी और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई नया करारोपण जनता के ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन विनय जी जोड़ लीजिए मेरी बात को, क्योंकि उत्तराखंड कर्ज में डूबा हुआ है। मतलब कर्ज जो अगर मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी की थी, तो मुझे ये पता चला कि एक बच्चा भी जिसका जन्म होता है वो 73,000 रुपए के कर्ज के साथ जन्मता है। अगर पूरा आंकड़ा बांटा जाए तो 73,000 रुपए का कर्ज एक नवजात बच्चे पर भी आता है। तो ऐसे में ना तो आपका राजस्व मजबूत है, आप बजट की बात कैसे कर रहे हैं? सबसे अहम तो यहाँ पर यह भी हो जाता है ना कि पहले तो आप भी, सुनीता जी ने कहा भी, संगीता जी ने माफ कीजिएगा, कि सबसे पहले तो राजस्व को बड़ा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई पर असर तो वहां से भी पड़ रहा है ना। तो इन सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप? गरिमा जी, आप देखिए बड़ी सार्थक चर्चा कर रही हैं। हाँ। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा, प्रदेश की पूरी और देश की जनता का मार्गदर्शन हो जाएगा। मुझे पूरे देश के किसी एक राज्य का नाम बता दें जिसके ऊपर कर्ज ना हो। लेकिन उत्तराखंड पर कितना है? उत्तराखंड पर कितना है? सुनिए, ठीक है, आप दूसरे सुनिए, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगी आज मैं बोलने का। अभी कुछ दिनों पहले इस पर भी हमने चर्चा की है। महंगाई दर आपको पता है उत्तर प्रदेश की कितनी है? देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा। और उत्तराखंड कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश के आगे? अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लें या बाकी चीजों की भी बात कर लें, एक छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, और महंगाई दर दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। बेरोजगारी दर उससे ज्यादा हो गई है। तो ये भी चीज तो आप कंपेयर करिए ना। आप कर्ज का कंपेयर कर रहे हैं, उनके बजट और आपके बजट में कितना अंतर है विनय जी? मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, बोलिए। हम विकास की प्रक्रिया में कितने पिछड़े हुए थे हम लोग, और कितनी हमारी, देखिए आज किसी भी आप पैनलिस्ट से बात करेंगे, किसी भी जनता के आदमी से बात करेंगे, हर आदमी कहेगा कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ। हमें स्कूल चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छी सुविधा, सड़क चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए। अब सुविधा अगर चाहिए है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा, कोई भी हमारी सरकार जनता पे टैक्स लगा के तो कोई पैसा ले नहीं रही है। जनता पे टैक्स लगा के कोई नया कराधान करके पैसा नहीं ले रही। जो भी पैसा लिया जा रहा है उसका फिर दूसरा तरीका ये है। अच्छा, कौन सा टैक्स बचा हुआ है विनय जी लगाने को? आप फिर कहेंगे कि मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, लेकिन क्योंकि महंगाई पर मैंने इतने बार चर्चा की है और इतने तर्क बीजेपी वालों की ओर से दिए गए हैं। आपको मैं बता देती हूँ, आपकी पार्टी के कुछ प्रवक्ता तो ये तक कहकर चले जाते हैं कि हम मुफ्त में राशन देते हैं, तो भाई कहीं से तो पैसा लेंगे ना हम जनता से। अब आप बताइए, ये आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं के तर्क मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, देखिए हम चैनल पर बैठ के कुछ भी चर्चा कर सकते हैं, आप कुछ भी हम प्रश्न कर सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमारे विपक्षी हम पे कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता सब समझती है, जनता मानती है कि कौन क्या कर रहा है, और जनता अगर हमारे काम से संतुष्ट है, इसीलिए जनता हमें मौका देती है, हम पे विश्वास करती है कि हम देश के, प्रदेश के भले के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक आपने कहा टैक्स, जो भी टैक्स हैं वो सारे जो टैक्स है, कोई, मैंने बताया ना, आप बता दीजिए कि कोई इस तरह का टैक्स पिछले बजट में बता दीजिए, कोई हमने नया टैक्स लगाया हो, या कोई जिस ऐसे हमने हमारी तरफ से हमने कोई परेशानी खड़े करने वाली बात की। पुराने ही टैक्स इतने हैं, आप नए और जोड़ना चाहते हैं क्या जनता? अरे कौन से टैक्स है? आप बता तो दीजिए ना, आप संगीता जी। केवल बाजार से विनय जी एक माचिस भी खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप टैक्स कभी भी लगा देते हैं। क्या पंजाब में नहीं है? पंजाब में नहीं है वो टैक्स? कोई ऐसा टैक्स बता दीजिए जो पंजाब में ना हो और उत्तराखंड में हो। कोई एक ऐसा टैक्स बता दीजिए जहाँ आपकी सरकार है। कोई ऐसी विनय जी मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। विनय जी देखिए विनय जी ये पंजाब में है, ये पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर है कितनी जगहों पर है। उत्तराखंड में अगर ये नहीं जीते तो उत्तराखंड की जनता को आप पर विश्वास है कि भाई हमारा, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बेड़ा पार करेंगे। मैं गरिमा जी, मैं दूसरी बात में ये कह रहा हूँ कि अगर सुझाव लेने की शुरुआत अगर कहीं से हुई है तो सब जानते हैं कि कहां से सुझाव लेने की शुरुआत हुई है। तो सुझाव लेना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। कहा है कि कहीं से भी छोटे से छोटा एक आम आदमी भी कोई बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है, और अगर कहीं से कोई सुझाव मिल जाता है तो देखिए, ये सुझाव देना तो बहुत आसान है कि महंगाई कम करिए या आय के साधन बढ़ाइए। सुझाव इस बात का देना है कि महंगाई ना बढ़े, और ऐसा कोई आपके पास सुझाव हो कि ऐसे आय का साधन तो है ही नहीं। तो मुझे बता दीजिए ना,
तो कहना ये है कि मतलब ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं विनय जी, और मैं माने उनको जोड़ेंगे, लेकिन बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए आप जितनी बारीकी से बात करें, आप राजनीतिक प्रवक्ता हैं, तो आप फिर भी बेहतर बात अपनी कहने को समझ पाते हैं कि किस तरह से हमें अपने शब्दों को रखना है। लेकिन मुझे लगता है आम जनता सिर्फ आम मुद्दों की बात करेगी, जिस पर असर जिसका पड़ता है उस पर। आम जनता नहीं जानती कि बजट को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे, कहां कहां पर किस किस क्षेत्र में कितना जाएगा। आम जनता सिर्फ आप तक वो समस्याएं पहुंचाएगी जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में झेलनी पड़ रही है। और मुझे लगता है कि अगर धरातल पर आप जाएंगे ना, तो वही सबसे बड़ी आपकी जीत होती है, वही जनता ही है जो आपको वोट देकर यहां तक बिठाती है। खैर, कुलदीप राणा जी से मैं अभी एक बात जानना चाहूंगी। कुलदीप जी, अभी आपने सुना यहाँ पर विनय जी कह रहे थे कि देखिए जनता ने हम पर विश्वास किया, और कुलदीप जी विनय जी लगातार कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा टैक्स हमने बढ़ा दिया है। टैक्स नहीं बढ़ा दिया, लेकिन अच्छे दिनों की बात की थी, अभी राय भी ले रहे हैं। तो राय लेने का मतलब क्या, अगर जब इनको वही चीजें रखनी है, फिर राय लेने का मतलब क्या बन रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई पर कह देना कि बड़ा आसान है, महंगाई कम कर दो, बेरोजगारी कम कर दो। हाँ, ये आसान है, हम जानते हैं कि इसे दूर कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन इसकी उम्मीद अगर हम बीजेपी से ना करें, सरकार से ना करें, तो किससे करें कुलदीप जी? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जनता तो सरकार की तरफ ही देखेगी ना, और आशा भरी निगाहों से देखेगी, बिल्कुल, और देख रही है वो टकटकी लगा करके कि चीजें हों। और जो बातें आपने कही अच्छे दिनों को लेकर के, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता की उम्मीदें ज्यादा हैं, और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास जीता है। इसीलिए हर बार जनता ने तमाम उलझनों के बावजूद, तमाम उनके अपने जीवन की झंझावतों को सहते हुए भी उन्हीं को वोट दिया और उन्हीं को सशक्त किया, मजबूत किया। कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय नेतृत्व को, राजनीतिक नेतृत्व को भी जनता को मजबूत करना चाहिए। ये जरूरी भी है, क्योंकि चीजें एक तरफा नहीं होनी चाहिए। और जहां तक जो विषय यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं, जो बात आपने कही महंगाई को लेकर के, देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और मुद्रा के मूल्यन और अवमूल्यन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज हम जब बात करते हैं तो कुछ शब्द इस तरह से नए निकल करके आए बदलते दौर के साथ साथ, जिनमें दुनिया एक गांव के रूप में कही जाने लगी। ग्लोबलाइजेशन के बाद ग्लो विलेज एक वर्ड निकल करके आया, और विश्व व्यापार में चीजें बढ़ने लगी। तो दुनिया में अब देशों के में परस्पर आयात निर्यात जिस तरीके से होने लगा, और तो एक दूसरे की अगर किसी के आयात निर्यात के साथ साथ एक दूसरे की मुद्राएं एक दूसरे के देशों के व्यापार को भी प्रभावित करने लगी। और यही कारण है कि अगर दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घटती है, तो उसका प्रभाव पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। निसंदेह देखिए, अगर जो बात हम कह रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी इन चीजों से उतना वाकिफ नहीं होता है, क्योंकि ये उसकी समझ की परे की बातें हैं। वो तो ये जानता है कि मैंने दिन भर मजदूरी करके जितना कमाया, तो शाम को कम से कम मैं अपना झोला भर के तो घर ले जा सकूं, अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां तो खरीद सकूं। लेकिन चूंकि हम जिस दौर में हैं और दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, चीजें प्रभावित हुई हैं। अब जहां तक महंगाई का सवाल है, मेरा दृष्टिकोण ये रहा है, मैंने देखा भी है और जितना मैंने समझने की कोशिश करी है, क्योंकि देश में रोजगार की स्थिति कमजोर हुई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम आंकड़े इस बात को बता रहे हैं, और कोरोना के बाद चीजें और भी चिंताजनक हुई हैं। देखिए, हम किसी चीज का दाम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर उस व्यक्ति की आय को इतना मजबूत कर दें कि वो उस व्यक्ति को वो महंगी वस्तु जो है सस्ती लगने लगे, वो उसका क्रय कर सके, तो इससे मुद्रा भी मजबूत होती है, और चीजों को लेकर के जनता में जो एक महंगाई को लेकर के जो एक दुर्भावना होती है, एक भय का माहौल होता है, वो भी कम होता है। अगर हम समय के साथ की तुलना करें तो पहले के समय में और आज के समय में, जब हम नहीं थे, जब हम छोटे रहे होंगे और आज हम जिस अवस्था में हैं, तो चीजें बदली हैं। उसी के सापेक्ष लोगों की आय भी बदली है। लेकिन सरकार को यह भी चाहिए कि चूंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तो उसी के सापेक्ष जनता के लिए उसके आय के संसाधन भी बढ़ें, उसके रोजगार के संसाधन भी बढ़ें, और उसके वेतन में भी वृद्धि हो, ताकि वो उन चीजों को खरीद सके, वो उसकी रीच में आ सके चीजें। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करेंगी।
तो इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह की चीजें आती हैं और राजनीति में जिस तरीके से बयानबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ही जनता के मनोबल को तोड़ती हैं। कुलदीप जी, आपने अर्थव्यवस्था की बात कह दी ना, अर्थव्यवस्था पर ही अगर हम देखें तो फिलहाल क्या हालत अर्थव्यवस्था की नजर आ रही है? क्या हालत है? मुझे लगता है किसी से छिपी नहीं है। लगातार हमने जो पतन देखा है वो किससे छिपा हुआ है, और खासतौर पर उम्मीद तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आपकी पार्टी ने ही चिल्ला चिल्ला कर ये कहा हो कि हम महंगाई कम करेंगे, तो फिर क्यों जनता सवाल ना आपसे करे? क्यों ना ये उम्मीद लगाए कि भाई महंगाई कम हो जाएगी? बेरोजगारी पर बात नहीं होती है। उत्तराखंड में तो वैसे भी कहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति का जो है वो ज्यादा असर रहता है, इसी के चलते वोट जो है वो हट इधर उधर हो जाता है, नहीं लोग ध्यान देते उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों को। तो देखिए असर होता है और सवाल भी किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये बात कही भी है कि सरकार को जनता, बिल्कुल जनता तो सरकार से पूछेगी, क्योंकि जनता ने बड़े विश्वास के साथ आपको वोट दिया है, बिल्कुल, तो आपकी तरफ देखेगी भी। अब अगर चीजें अर्थव्यवस्था के नजरिए से ठीक है, मैंने कहा ना कि अर्थव्यवस्था के नजरिए से अगर महंगाई को लेकर के ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो रोजगार को बढ़ाए, उनको रोजगार को बढ़ाए। सवाल ये कि कहना इसीलिए कहते हैं ना कि बड़े बोल बोले जाते। कुलदीप जी, याद है ना, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन डॉलर जो बढ़ रहा है, रुपया हमारा जो कम होता जा रहा है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान एक बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। अभी जब महंगाई पर ये कहते हैं तो फिर उनके बयान तो वापस आएंगे ना। अगर आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के जो भी लोग हैं, वो अगर बड़ी बातें पहले से करेंगे और फिर बाद में वही चीज होगी, तो जनता सवाल क्यों नहीं करेगी? जनता क्या, हम खुद सवाल करेंगे कि भाई आपने तो ऐसा कहा था और आज वो चीज नहीं हो रही है। खैर, सूरज सिंह नेगी साहब को जोड़ लेते हैं कांग्रेस से। सूरज जी, आप बताइए, अभी यहाँ पर वीना जी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है महंगाई को कम कर देना, इस पर सवाल उठा देना आसान है लेकिन खत्म करना मुश्किल है। ये कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये कहते हैं कि भाई इनके कार्यकाल में तो ऐसा रहा, इनके कार्यकाल में तो ऐसा रहा। हम इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर सही मुद्दे उठाएगी तभी जाकर ये लोग समझेंगे कि हमने जो किया है वो गलत है। अभी कांग्रेस पार्टी भी उतना खुलकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाती है। आपने भले आज इस बात को कहते हैं कि सुझाव मांग रहे हैं, तो भाई ये इनका सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, चंपावत चुनाव पर इम्पैक्ट डालने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे आपको नहीं लगता कि और तेजी के साथ में आपको इन सारे मुद्दों को उठाना चाहिए ताकि आंखें खुले इनकी, और ये भी सोचे कि हमको और तेजी से काम करना है? सूरज जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया। गंगोत्री सीट से आम चुनावों में उम्मीदवार के तौर पर कर्नल अजय कोठियाल थे, हालांकि जमानत भी जब्त हो गई थी कर्नल अजय कोठियाल की। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका उत्तराखंड में लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी छोड़ दी है, और कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। गंगोत्री सीट से कोठियाल ने लड़ा था विधानसभा का चुनाव, और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा भी कर्नल अजय कोठियाल थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पहले ही हमने देखा था उत्तराखंड में आम चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं क्योंकि पहली बार उत्तराखंड में चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी आई थी और बेहद बुरी हालत आम आदमी पार्टी की देखने को मिली थी। लेकिन अब एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। आपसे उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार थे कर्नल अजय कोठियाल, गंगोत्री से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन यहां पर बुरी हालत देखने को मिली थी आम आदमी पार्टी की, और अब आपको अलविदा कह दिया है कर्नल अजय कोठियाल ने। बड़ी खबर, और कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट कर पार्टी छोड़ने की जानकारी दी है, और अपने ट्वीट में बड़ी बातें कर्नल अजय कोठियाल की ओर से लिखी गई हैं। कर्नल कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगोत्री सीट से चुनाव हारे थे कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा थे, और अब कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं पार्टी को अपना त्याग पत्र सौंप रहा हूं, ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है और पार्टी छोड़ने की बात कही है। उत्तराखंड से फिलहाल ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लगा है। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने
पार्टी छोड़ दी है। ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे कर्नल अजय कोठियाल और आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री चेहरा भी बनाया था। सीएम उम्मीदवार थे कर्नल कोठियाल और अब पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं कर्नल अजय कोठियाल। ट्वीट कर अपनी जानकारी दी है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बताते हैं और साफ तौर पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि मैं पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। आपसे उत्तराखंड के सीएम उम्मीदवार थे, गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तलाशने की कोशिश कर्नल अजय कोठियाल की ओर से हो रही थी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और जिसके चलते अब यहां पर इस्तीफा दे दिया गया है। हमारे साथ में राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ है, उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पहले ही अपनी जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन अब एक और झटका। बिल्कुल गरिमा, देखिए एक बड़ी खबर जो है ये सामने आई है कि कर्नल अजय कोठियाल ने जो है वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये मानना है कि जो चुनाव में जो अभी हाल ही में 2022 के चुनाव हुए उसमें उनकी जो हार थी, कहीं ना कहीं पार्टी का एक भी विधायक जो है वो निकल करके नहीं आया। एक बड़ी हार जो है उन्होंने इस बात पर मानी है और अपना जो त्याग पत्र है वो उन्होंने अपनी पार्टी कार्यालय में जो है वो दे दिया है, सौंप दिया है और 19 अप्रैल को जो है उन्होंने ये ज्वाइनिंग की थी 2021 में और खास तौर से साफ छवि के हिसाब से जो है विश्वास करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो है उनको उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री का बतौर चेहरे के हिसाब से जो है उनको टिकट भी दिया और वो कहीं ना कहीं गंगोत्री सीट से जब लड़ रहे थे तो उनकी एक हार जो है वो सामने देखने को मिली और आम आदमी पार्टी से सिर्फ गंगोत्री सीट की बात। राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। तो कर्नल अजय कोठियाल ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और आज हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं संगीता शर्मा जी के साथ पास में। संगीता जी आम आदमी पार्टी से बनी हुई। संगीता जी, आम आदमी पार्टी की फिलहाल जो स्थिति थी उससे सभी रूबरू हैं। आप जानती हैं कि आप जमीन तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी कर्नल अजय कोठियाल का इस्तीफा बड़ा नुकसान आपको पहुंचाएगा। जी मैं लास्ट में आपको सुन नहीं पाई। संगीता जी, आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में जब इस्तीफा पत्र उन्होंने त्याग पत्र लिखा तो बड़ी बातें उन्होंने कही है। बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी के लिए है। जी बिल्कुल, कर्नल अजय कोठियाल जी के सोने से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। परिवार का एक सदस्य और जो मुख्यमंत्री चेहरा हो वो पार्टी छोड़कर जा रहा है, तो ये बहुत ही पार्टी के लिए दुख का विषय है। लेकिन हाँ। मैंने भी अभी ये न्यूज आपके चैनल के माध्यम से ही देखी है, तो इस पर अभी मेरे पास जानकारी जो है वो नहीं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपने ट्वीट में बड़ी बड़ी बातें कहा कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं और बुद्धिजीवियों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। तो देखिए सवाल उठने तो आप पर भी शुरू हो गए कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा ये बड़ी बातें कहकर आपकी पार्टी छोड़ रहा है, तो वजह तो कुछ होगी ना। इस संबंध में गरिमा जी मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि अभी मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है और मैं इस पर अभी अपने विचार कुछ व्यक्त नहीं कर। ठीक है। आम आदमी पार्टी अभी मुझे लगता है कि एकदम चौकन्ना हो गई है और इसी के चलते कोई रिएक्शन जो है वो मजबूत नहीं आ पा रहा है। कुलदीप जी के पास चल लेते। कुलदीप जी, बड़ा नुकसान मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पहले ही जो हालत थी वो थोड़ी सी बुरी थी। मुझे लगता है कोठियाल साहब कोशिश लगातार कर रहे थे। देखिए, मुझे इस घटना पे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं है क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में कर्नल कोठियाल के ज्यादा समय तक टिके रहने को लेकर के पहले ही आशंकित था, क्योंकि जिस तरह की चीजें हैं, जितना मैं कर्नल अजय कोठियाल को जानता हूं और दूसरा जो आम आदमी पार्टी का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो उनकी राजनीतिक सिद्धांत हैं, उनका जो राजनीतिक आधारभूत ढांचा है, उनकी जो योजना, उनकी जो नीतियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस तरीके से आपस में मैच नहीं करती हैं। क्योंकि कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा चेहरा थे। केदारनाथ के बाद वो उभर करके आए थे, सैन्य अधिकारी रहे हैं, तो चुनाव में उनकी छवि का एक लाभ मिल सकता था और जिसकी पूरी कोशिश भुनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी।
लेकिन जिस तरह की चीजें कर्नल कोठियाल के साथ रही हैं, तो मुझे नहीं लगता था पहले भी कि ये ज्यादा समय तक इस पार्टी में टिक पाएंगे। ठीक है, और आज वो हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में अन्य पार्टियों के भी प्रवक्ता हैं। विनय जी से पहले जान लेते हैं। विनय जी, अभी आम आदमी पार्टी मुख्य विकल्प के तौर पर, माफ कीजिएगा, तीसरा विकल्प के तौर पर जो है वो खड़े होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोठियाल साहब ने इस्तीफा दे दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है और ये प्रूव हो गया। सारे सर्वे इनको बता रहे थे कि कोई कह रहा था 16% वोट मिल रहा है, कोई कह रहा था 14% वोट मिल रहा है, फिर आया लेकिन वोट मिला 1.5%। तो मुझे लगता है कि जो झूठ का एक ताश का जो एक मैल खड़ा किया था आम आदमी पार्टी ने, वो ढह गया। और झूठ की राजनीति बहुत लंबे समय तक हो नहीं सकती। सच छुपता नहीं है, सच सामने आ जाता है। और जैसे ही मुझे लगता है कर्नल कोठियाल जी को सच का आभास हुआ, उन्होंने आम आदमी पार्टी को राम राम कहने में ही भलाई समझी। ठीक है, ठीक है। थपलियाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है कर्नल अजय कोठियाल ने, जल्दी से एक प्रतिक्रिया। देखो, जो चुनौती आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दी है राजनीतिक तौर से, और इसे विकल्प के रूप में उभरी है। अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे वोट पुलिंग इन्होंने की है। लेकिन अगर इनके पास जो कर्नल कोठियाल एक ऐसी कमजोर कड़ी थी जिसके कारण जनरल जखमोला ने पार्टी छोड़ी, जिसके कारण आईजी जो थे यहाँ पे चौहान साहब, अनंतराम चौहान, उन्होंने पार्टी छोड़ी, और एक आईएएस सुवर्धन शाह ने पार्टी छोड़ी, और तो और जुगरान ने पार्टी छोड़ी। रविंद्र जुगरान उत्तराखंड आंदोलन का एक बड़ा चेहरा था, वो भी आम आदमी पार्टी में आ गया। तो ये सब लोगों को साधने में फेल हुआ है अजय कोठियाल। इसलिए अजय कोठियाल को छोड़ना इसलिए पड़ा कि पार्टी ने उसको कचरा ड्रम में डाल दिया था इस चुनाव के बाद, और उन्होंने पूरा जो पदभार दीपक बाली को दे दिया था। और दीपक बाली, ठीक है, यानी किनारा महसूस करे तो उनको किनारे कर दिया गया था। इसी के चलते कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि पार्टी में अभी कुछ नहीं बचा, इसी के चलते इस्तीफा दिया। सूरज जी से भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। सूरज जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी अगर ये मजबूत हो जाती है आम आदमी पार्टी तो आपके लिए मुसीबत थी। सूरज सिंह नेगी साहब, आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट करें आप साहब। सूरज साहब, आप अनम्यूट करें। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, और ये कुछ लोगों का जमावड़ा है, और झूठ बोल करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। और बिना सिद्धांत के, बिना कार्यक्रम के ये जो पार्टी है, इसमें तो ऐसे ही होगा। ये व्यक्ति से जुड़ने वाले लोग हैं, और केजरीवाल जी प्रैक्टिकल करते रहते हैं, कभी किसी को आगे किया, कभी किसी को आगे किया। तो इनको बहुत उम्मीद थी कि हम उत्तराखंड के जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कर्नल कोठियाल जी को आगे लाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। और जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने जो है उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया, पीछे कर दिया। तो वो घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। तो आम आदमी पार्टी कुछ व्यक्तियों का समूह है, और कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं, केवल झूठ बोलकर लोगों को प्रलोभन देकर के ये सत्ता में आना चाहते हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, आप कह रहे थे कि आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि इस पर जो है अगर इस्तीफा दे दिया कर्नल अजय कोठियाल ने, आखिर क्यों? क्या ये बात बिल्कुल सच है कि कर्नल अजय कोठियाल को सिर्फ और सिर्फ आर्मी पिच पर खेलने के लिए उतारा था आम आदमी पार्टी ने? देखिए गरिमा की कर्नल कोठियाल को लेकर के क्यों राजनीतिक दल कर्नल कोठियाल को लेना चाहते थे, हमें पहले ये समझना होगा। पहला ये कि उनकी सैन्य पृष्ठभूमि है, वो सैन्य अधिकारी हैं, उनको कई मेडल मिले हैं अपनी बहादुरी के लिए, देश के लिए लड़ते हुए उन्होंने। दूसरा, उन्होंने केदारनाथ में पुनर्निर्माण में जो काम किया, निम में प्रिंसिपल रहते हुए, तो उसका एक बड़ा उनका एक ऑरा क्रिएट हो गया था। दूसरा, उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि है, मैंने देखिए गरिमा, ये पिछले कई लंबे समय से मैंने, और चुनाव से पहले भी ये बात मैं कहता रहा हूँ उत्तराखंड, आप ही के चैनल में भी, कि आम आदमी पार्टी को लेकर के उत्तराखंड में बहुत ज्यादा संभावनाएं उतनी दिखती नहीं थी। उसका कारण ये था कि उत्तराखंड एक राष्ट्रीय राजनीति से ओतप्रोत राज्य रहा है। इसका जो चरित्र है वो
राष्ट्रप्रधान रहा है। यही कारण है कि यहाँ इन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय दलों को अपनाया। कभी भाजपा कभी कांग्रेस आती रही यहाँ पे। यहाँ का जो सबसे बड़ा दल है जिसने उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड ने नकार दिया। तो और उस राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जो कर्नल कोठियाल थे वो उस फ्रेम में फिट बैठते थे। अब चूंकि चुनाव जीतने के लिए आपको जो चीज जरूरी है उनमें आप कर्नल कोठियाल एक उस फ्रेम में फिट निकल करके आ रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है और कर्नल कोठियाल का जो सैन्य बैकग्राउंड का जो विचारधारा है उसमें जो एक टकराव देखने को मिल रहा था, जो जनता के बीच से ये बात निकल करके आ रही थी कि ये चीजें निकल करके आ रही थी, तो उसमें ये लग रहा था हमें कि उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल बहुत ज्यादा समय तक आम आदमी पार्टी में टिक नहीं पाएंगे। तो और वो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ नहीं है कि ये चीजें कैसे हो गई। बिल्कुल, यानी आपके लिए कुछ नया नहीं था, क्योंकि टकराव जो है वो पहले से विजिबल था कहीं ना कहीं, और इसी के चलते लोग कहने लगे थे कि आम आदमी पार्टी में अजय कोठियाल ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। ठीक है, संगीता जी के पास ही चलते हैं। संगीता जी, आप कह रही हैं कि अभी आप कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते, लेकिन आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है ऐसे चीज़ों के लिए भी तैयार रहती है हमेशा पार्टी। आप बताइए, अब जब कर्नल अजय कोठियाल ने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री चेहरा ही कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते होती, क्योंकि काम तो हर एक व्यक्ति करता है पार्टी का। अब आम आदमी पार्टी जो पहले ही पतन में थी वो आखिर कैसे आगे बढ़ पाएगी? सवाल तो यहाँ पर ये भी बड़ा उठता है ना। गरिमा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी संगठन को लेकर के काम कर रही थी, और अभी हमने नए अपने अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के बने माननीय दीपक बाली जी, तो इसीलिए हमने उपचुनाव में भी अपनी भागीदारी नहीं की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जो हम अपेक्षाएं कर रहे थे या जो हमारी मेहनत में कमी रही और हम जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो पार्टी ने इस पर बैठ करके चिंतन और मनन किया, और उसके बाद ये विचार किया कि पहले हमें संगठन को मजबूत करना है। तो हम आगे संगठन को मजबूत करने की दिशा में जो काम कर रहे हैं, तो जो अध्यक्ष माननीय दीपक बाली जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम आगे होगा। कर्नल अजय कोठियाल जी ने जिस भी कारणों से पार्टी को छोड़ा, उन्हें जो भी विचार उनके अपने रहे होंगे, तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए, लेकिन किसी के जाने। ठीक है संगीता जी, एक सवाल जोड़ना चाहूंगी कि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी पहले से ये जानती थी कि कोठियाल साहब जाने वाले, इसी वजह से आपने उपचुनाव में उतरने से इनकार कर दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी केवल संगठन की मजबूती की ओर थी, इसलिए उपचुनाव में जाने से मना किया। ये फैसला आज आया है, ये पहले नहीं आया था। जो आम आदमी पार्टी को ये पता था कि कर्नल साहब पार्टी तोड़ देंगे, नहीं, पब्लिकली तो कोठियाल साहब ने आज किया, लेकिन ऐसा तो मुझे लगता है पहले से कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हुई होगी। कोठियाल साहब ने भी आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत तो करी होगी ना इस बात को लेकर, ऐसा तो नहीं कि एकदम से उन्होंने चौंका दिया सबको? देखिए, वो उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया, और जिस तरह से गंगोत्री उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको जो वोट परसेंटेज मिला, उसको देखते हुए उनके मन को लगा होगा कि आम आदमी पार्टी ने की 70 विधानसभा सीटें उन पर निर्भर थी और एक मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए थी वो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता है और उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता है, तो वो हमेशा त्याग पत्र देता है और उस काम को करने से मना कर देता है। ये एक नैतिकता होती है जो कर्नल अजय कोठियाल जी ने अभी की है कि उनको लगा कि मैं पार्टी में रह करके जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी थी वो मैं बखूबी नहीं निभा पाया। ठीक है, ठीक है। सूरज साहब, आप बताइए, आप अभी मैंने आपसे पहले भी सवाल किया कि भाई आपके लिए मुसीबत होने वाले थे क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अभी तो बिल्कुल कोठियाल साहब ने भी इस्तीफा दे दिया, तो मुझे लगता है अभी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बनी रहेगी। अब तो आपको और मेहनत करनी होगी। 5:30 बजे सूरज साहब, ठीक है, थपलियाल साहब से इस पर राय जान लेते। थपलियाल साहब, ये खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, उत्तराखंड में मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को, लेकिन अभी कोठियाल साहब का इस्तीफा, क्या लगता है अब आने वाले वक्त में आपका क्या भविष्य है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में
मेनली कांग्रेस और भाजपा दो राष्ट्रीय दल ही लगते हैं, लेकिन इस तरह से शुरुआत में ही दीपक बाल्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का एक बड़ा नेता जोत सिंह बिष्ट आम आदमी पार्टी का दामन थामता है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी लाइव 10 मिनट का पंजाब में लाइव 10 मिनट का ठीक है, जो पार्टी दिल्ली में अच्छा शासन है, तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनौती देने का तो आगे बढ़ेंगे, पा रहा तो नहीं दे पा रहा, ये समस्या हरी समस्या है। ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना आसान काम नहीं रहा, क्योंकि बहुत राजनीति हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। नहीं, लेकिन अगर विपक्षी दल तैयारी करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक दल से होकर के इस तरह की बात लगता है, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आपको मजबूती की बात करनी चाहिए ताकि विपक्ष मजबूत जनता अगर ऐसा करनी है साहब हमारी आधी पेंशन भी कर देंगे तो भी हम मोदी को वोट देंगे। तो जो सब समस्या आ रखी है, अंधभक्ति की जो समस्या आ रखी है, सबका ध्यान ज्ञान वापी शिवलिंग पे गया हुआ है, हमारे शिवलिंग यहाँ खाली नहीं, वो एक अलग मुद्दा है थपलियाल साहब। खैर हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता जो है, नहीं, हम ज्ञानवापी पर बात करते हैं तो हम आज महंगाई पर बात कर रहे हैं ना, हम महंगाई पर भी तो बात कर रहे हैं, हम सब मुद्दों पर बात करते हैं। आप खैर वहां पर नहीं जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका थपलियाल साहब यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस देवभूमि के दंगल में आने के लिए, अपनी बात करने के लिए। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। देहरादून से बड़ी खबर, कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में बड़ी बातें उनकी ओर से लिखी गई हैं, तो बड़ा झटका उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा है, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल ने अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी खबर, कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है आज देवभूमि के दंगल में। हम एक तरफ जनता की राय को लेकर बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि आज आम आदमी पार्टी को भी उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। खैर, देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही, लेकिन हमारा अगला कार्यक्रम कमर तोड़ महंगाई को लेकर देखना मत भूलिएगा। फिलहाल इस दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।